सभी साथियों को जय भीम। आप आज देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीडियो चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर हैं। अपना एक खास वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये वीडियो उस समय का घटना पर आधारित है जब माननीय कांशीराम साहब के द्वारा 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए माननीय कांशीराम साहब पूरे देश में घूम घूम करके इस समाज को, जो बहुजन समाज को तैयार करने में पूरी ताकत के साथ वो जुट गए थे। और इसी दौरान 1984 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। 1984 में पार्टी भी 1984 में बनी और चुनाव भी 1984 में दिसंबर 1984 में हुए थे। लेकिन ये कोई आम चुनाव की तरह नहीं था। 1984 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अक्टूबर 1984 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनके हत्या 1984 में अक्टूबर में की गई थी तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के स्थान पर उनके पुत्र राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उस समय के राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और उसके दो महीने के बाद ही यानी दिसंबर 1984 में लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। तो इस चुनाव में इधर तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और क्योंकि पार्टी बनी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की जा रही थी। लेकिन ऐसा अनुमान किसी को भी नहीं था कि इस तरह का घटनाक्रम सामने आ जाएगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जो उस समय थीं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसा किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन बदली हुई हालात में बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती एक सामने आ गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और इधर लोकसभा के आम चुनाव का समय भी हो गया था। तो आम चुनाव में लड़ने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पक्ष में बहुत बड़ी सहानुभूति लहर चल पड़ी थी। यानी इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो माहौल बन गया था उस समय देश का, उस माहौल में इतना ज़्यादा कभी भी कांग्रेस पक्ष में माहौल नहीं बना था। पहली बार कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल उसमें बन गया था और इधर बहुजन समाज पार्टी को भी अपना साबित करना था कि हम भी मैदान में हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक खास सीट थी कैराना लोकसभा, जो सामान्य सीट थी। तो कैराना लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया सामान्य सीट से। और इंदिरा गांधी की लहर होने के, मृतक की लहर होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वहाँ से मैं उम्मीदवार थी कैराना लोकसभा से,
तो उसमें 44,445 वोट उस समय प्राप्त हुए थे और वो तीसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार, दूसरे नंबर पर उस समय लोकदल के उम्मीदवार और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार बहन कुमारी मायावती जी ने 44,445 वोट हासिल किए थे। तो इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर के बावजूद भी इतने ज़्यादा वोट हासिल करना, यह कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी एक तरीके से चुनौती बन गई थी। उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके का बहुत बड़ा मौका हासिल हुआ, अपनी ताकत को समाज के बीच में हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका हासिल हुआ। और वो घटना ये हुई थी कि बिजनौर जो लोकसभा है उस समय वो सुरक्षित थी। 1984-85 में बिजनौर लोकसभा सुरक्षित थी। तो उसके जो सांसद चुने गए थे श्री गिरधारी लाल जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गिरधारी लाल जी की मृत्यु होने के बाद वो बिजनौर की जो सीट थी वो खाली हो गई और खाली होने के बाद वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। तो उपचुनाव की घोषणा के लिए जब तो वहाँ के जो सांसद थे गिरधारी लाल जी, उनकी मृत्यु होने के बाद वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। और उपचुनाव में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई थी, तो उपचुनाव के लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी माननीय कांशीराम साहब ने। और वहाँ पर उस बिजनौर के लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए पहले से ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और यहाँ यह भी हम बताना चाहेंगे कि उस समय माननीय बहन जी की उम्र मात्र 28-29 साल की थी जब ये पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा गया कैराना का। और उसके अगले साल ही 85 में ये बिजनौर का लोकसभा का उपचुनाव लड़ा गया। तो इतनी कम उम्र में, युवा उम्र में ही बहन जी ने बहुत बड़ी तैयारी के साथ, आदरणीय बहन जी ने पूरी ताकत के साथ वहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दी। और जो भी निर्देश मिलते थे, माननीय कांशीराम साहब नेता उनके थे, तो उनके द्वारा जो भी निर्देश मिलते थे उनका पूरी तरह पालन करते हुए बिजनौर लोकसभा की तैयारी, उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। तो जब ये देखा कि वहाँ चुनाव में जब कांग्रेस को ये लगा कि ये जो चुनाव है ये आसानी से जीतने वाला नहीं है, तो कांग्रेस ने भी एक, जो इस बात का हम आपको पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बहुत बड़ा दाव चला। वहाँ के जो लोकल उम्मीदवार थे उनको टिकट न दे करके कांग्रेस ने कहा कि भाई ये जो है हमको चुनाव हर हालत में जीतना है। तो उस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने उस समय श्रीमती मीरा कुमार, जो कि भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी थी, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में वो बहुत बड़ी ऑफिसर थी, उनको रिज़ाइन करके उनको यहाँ बुलाया गया और कांग्रेस के द्वारा उनको उतारा गया। तो उसके बाद एक और दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि उसी सीट से, बिजनौर की सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो उस समय की पार्टियां थी विपक्ष में, जिसमें लोकदल प्रमुख रूप से थी, तो उन्होंने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया। उस समय के नेता, जो विपक्ष के नेता थे, मजबूत नेता माने जाते थे, रामविलास पासवान जी को। तो इस चुनाव में ये 3 नेता चुनाव मैदान में कूद पड़े, बड़े बड़े दिग्गज। और दिग्गज का आपको बाद में पता ही चला कि ये तीनों ही नेता बाद में चल करके, जो ये मैं बात कर रहा हूँ 1985 की,
लेकिन ये तीनों ही बहुत बड़े कद्दावर नेता बाद में साबित हुए। जैसे श्रीमती मीरा कुमार जो हैं लोकसभा की बाद में अध्यक्ष बनी, और रामविलास पासवान जी कई बार मंत्री रहे, चाहे जैसे भी रहे हों लेकिन मंत्री रहे। और आदरणीय बहन जी का तो सब मालूम है कि बाद में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। तो ये एक हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया उस समय ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव बन गया 1985 में। तो जैसा कि ये जो है, ये जो रिपोर्ट है हम आपको किस आधार पर बता रहे हैं, ये है जिसका हम फोटो दिखा रहे हैं आपको, ऑपरेस्ट इंडियन। तो ऑपरेस्ट इंडियन में ये फ़ोटो छपे हुए हैं। इसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फ़ोटो है, और दूसरी तरफ मीरा कुमार हैं और रामविलास पासवान है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है द बैटल रॉयल एट बिजनौर, यानी ये रॉयल बैटल था बिजनौर का, एक बहुत ही शाही युद्ध जिसको कहा जाए। ये वो युद्ध था जिसमें कि ये तीन दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे। इसको इतना ज़्यादा गंभीरता से लिया गया बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि इसमें मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश में एक आह्वान कर दिया, क्योंकि इसमें मुख्य बात यही थी कि जब इसमें एंट्री हो गई, पहले ये ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये जो चुनाव है इतना बड़ा चुनाव माना जाएगा, ये ऐतिहासिक चुनाव बन गया। और इस ऐतिहासिक चुनाव में जो कांग्रेसी उम्मीदवार को उतारा गया, बाबू जगजीवन राम की पुत्री श्रीमती मीरा कुमार को, तो मान्यवर कांशीराम साहब को ये लगा कि कांग्रेस इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, और वो प्रॉक्सी एक तरीके से बाबू जगजीवन राम को दोबारा से मैदान में उतार करके ये जो हमारी जो मूवमेंट है, ये जो अम्बेडकराइट मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, उसको रोकने के लिए बाबू जगजीवन राम को प्रॉक्सी तरीके से, परोक्ष रूप से, यानी चुनाव तो लड़ रही हैं उनकी पुत्री मीरा कुमार, लेकिन इसके पीछे बाबू जगजीवन राम, क्योंकि उनके पिता थे, तो बाबू जगजीवन राम एक तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब मान्यवर कांशीराम साहब ने ये देखा कि बाबू जगजीवन राम प्रॉक्सी वार इसको लड़ रहे हैं, परोक्ष युद्ध इसको लड़ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही फिर गंभीरता से इस चुनाव को लड़ने का इरादा कर लिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लड़ने का इरादा कर लिया। और जैसा कि एक विशेष जो ऑपरेशन इंडियन में एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो इसमें छपी हुई है, जो खुद मान्यवर कांशीराम साहब ने इसको लिखा है। जैसे मैं इसका ये फ़ोटो मैं दिखा दूँ, इसको हम देंगे भी। इसमें ये फ़ोटो है जिसमें श्रीमती मीरा कुमार दिखाई दे रही हैं, और उसमें नीचे लिखा हुआ है सुपुत्री बाबू जगजीवन राम। तो ये इतना बड़ा युद्ध, और जैसे इसका हेडिंग है, हेडिंग क्या है इसका, प्रॉक्सी फाइट एट बिजनौर। तो जैसे हम इसको पढ़ के सुनाएं कुछ आपके लिए। ऑन November 22, 1985 the last date for filing the nomination papers, and at the last hour the Congress candidate Mr. Rudradev was replaced by Mrs. मीरा कुमार। यानी वहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो पहले थे मिस्टर रुद्रदेव, लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, आखिरी तारीख को कैंडिडेट बदल दिया गया और रुद्रदेव के स्थान पर श्रीमती मीरा कुमार को कैंडिडेट बना दिया गया। वे कितना ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, ये चुनाव का एक अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, on 23rd the newspaper proclaimed that Babu Jagjeevan Ram was fighting the बिजनौर इलेक्शंस थ्रू प्रॉक्सी। अगले दिन अखबार में छपा, बिजनौर के अखबार जो निकलते थे, कि ये प्रॉक्सी वार बाबू जगजीवन राम लड़ रहे हैं। इमीडिएटली देयर आफ्टर द स्टोरीज स्टार्टेड फ्लोटिंग अबाउट द सेलेक्शन ऑफ द कांग्रेस आई कैंडिडेट एंड बाबूजीज एंट्री इनटू द कांग्रेस आई ऑन 28 December 1985।
दीज स्टोरीज बिकेम इलेक्शन प्रोपेगेंडा लेटर ऑन, और यही खबरें इलेक्शन का प्रोपेगेंडा बाद में बन गई। द रोल ऑफ अरुण नेहरू, उस समय के जो कांग्रेस के दिग्गज थे, यानी सारे जब जो है बाबू जगजीवन एक तरीके से मैदान में आ गए, तो उस समय के जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे इसमें लिखा है, द रोल ऑफ अरुण नेहरू, अरुण सिंह, फोतेदार एंड एन डी तिवारी इन रोपिंग इन बाबू जगजीवन राम थ्रू द डॉटर कम टू बी नोन लेटर, यानी इनका भी नाम बाद में आया। एंड थ्रू बाबू जगजीवन राम द एक्सपेक्टेड विंडफॉल ऑफ द शेड्यूल कास्ट वोट्स नॉट ओनली इन बिजनौर but also all over India was the chief lure for Mr. Rajiv Gandhi and his Congress आई, यानी कहीं शेड्यूल कास्ट का वोट हमारे से खिसक न जाए, इसलिए उनको लुभाने के लिए बाबू जगजीवन राम की बेटी को मैदान में उतारा गया। रिप्लेसिंग द लोकल लोकदल कैंडिडेट्स, और दूसरी तरफ इधर लोकदल कैंडिडेट भी हाई प्रोफाइल मैदान में उतार दिए गए। वो कौन थे? मिस्टर रामविलास पासवान, टू बी सपोर्टेड बाई ऑल द 5 अपोजिशन पार्टीज along with the Muslim Majlis representing higher caste and the feudal elements among the Muslims gave ample evidence of the proxy fight। यानी ये सामंतवादी जो ताकतें हैं वो सपोर्ट किसको कर रही थी? रामविलास पासवान को। और सामंतवादी ताकतों में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो भी मतलब ये नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट पड़ें, तो उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ रामविलास पासवान का सपोर्ट किया। तो बाई शोइंग द सिंपैथेटिक फेस ऑफ मिस्टर रामविलास पासवान टू द शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के वोटों को अपनी ओर लुभाने के लिए उन्होंने रामविलास पासवान को आगे कर दिया। तो ऐसी हालत में जब मानवर काशीराम साहब आगे लिखते हैं, सेंसिंग द प्रॉक्सी फाइट ऑन बोथ द साइड्स, जब कांग्रेस के द्वारा भी और उस समय का जो अपोजिशन था उसके द्वारा भी जब देखा मानवर काशीराम साहब ने कि इतना प्रोफाइल इसको हाई कर दिया गया है इस इलेक्शन का, एक तरफ तो श्रीमती मीरा कुमार को ले आए हैं, दूसरी तरफ रामविलास पासवान हैं, और बहुजन समाज पार्टी तो एकदम से नई पार्टी थी, अभी तो 1984 में पार्टी बनी। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने जो इसमें लिखा है, सेंसिंग द प्रॉक्सी फाइट ऑन बोथ द साइड्स आई वॉज alarmed by the intentions of the high caste Hindus. On 20th November 1985, I decided to sound the alarm all over India to our missionary workers। सारे देश के जितने मिशनरी कार्यकर्ताओं का था उनको सबको चौकन्ना कर दिया गया कि भाई ये इलेक्शन बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है, इसको सीरियसली हमें लड़ना है। सारे जितने भी देश के वर्कर थे, मिशनरी वर्कर्स थे। Through that alarm, our missionary workers were told about my own decision to fight Bijnor election through proxy to match the proxy fight of the high caste Hindus to save our base at Bijnor। यानी उन्होंने बिल्कुल घोषणा कर दी कि जब उधर से प्रॉक्सी फाइट चल रहा है, उधर से बाबू जगजीवन राम का प्रॉक्सी फाइट चल रहा है, रामविलास पासवान के माध्यम से वो सामंतवादी ताकतें लड़ रही हैं, तो एक तरीके से साहब ने, काशीराम साहब ने ये घोषणा कर दी कि ये इलेक्शन मैं खुद लड़ रहा हूँ, प्रॉक्सी फाइट ऑफ द हाई कास्ट हिंदूज टू सेव आवर बेस एट बिजनौर, अपने बेस को बचाने के लिए से बिजनौर के फाइट को हमें अच्छे तरह से लड़ना है। तो बाई सेविंग आवर बेस एट बिजनौर वी हैव टार्निश्ड द फेस ऑफ आवर अपोनेंट्स, दैट इज देयर डायलेमा टुडे। ये बाद में क्योंकि लिखा था मानवर साहब ने, तो इतने अच्छे वोटों से पड़े 61,000 वोट, 61,000 वोट इसमें माननीय बहन जी को हासिल हुए थे। तो जो फोटो हमने आपको दिया है, अभी दिखाया था, अभी इसमें लिखा है ना कि एक इसमें एक कांग्रेसाई पोस्टर प्रेजेंटिंग टू द पीपुल द कांग्रेसाई कैंडिडेट श्रीमती मीरा कुमार एज श्रीमती मीरा कुमार डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, ए क्लियर केस ऑफ द प्रॉक्सी फाइट एज बिजनौर। यानी मीरा कुमार को स्वयं मीरा कुमार की तरह नहीं पेश किया गया था, मीरा कुमार डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, तो उनको जो है एक तरीके से ये प्रोजेक्ट किया गया था कि इस लड़ाई को बाबू जगजीवन राम खुद लड़ रहे हैं।
तो जब बाबू जगजीवन राम की एंट्री इसमें इतनी धमाके से की गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो इसीलिए मानवर काशीराम साहब ने इस लड़ाई को बहुत ही बड़े तरीके से लड़ा था। तो इसमें ये जो युद्ध है, बिजनौर का युद्ध जो हुआ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे आपको हम कुछ और जिसके तथ्य हैं, क्योंकि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी, ये बहुजन समाज पार्टी को स्थापित होने का दौर था और बहुत सारे जो उस समय घटनाक्रम हुआ था उसको हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे जल्दी ही। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी संबंध में जो बिजनौर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस किस तरीके से हथकंडे अपनाए गए थे, वहाँ के लोकल अखबारों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को कैसे बदनाम किया गया था और कौन कौन से हथकंडे वहाँ के अखबारों ने तरह तरह की खबरें ब्लैकमेल की छापी थी, बहुत गलत सलत खबरें छापी गई थी। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और एक बार फिर निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को, जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल, इसको कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करते रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल दिया जा रहा है, इसमें बहुत प्रामाणिक रूप से आपको जानकारी मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट की, और मेरा ये बिल्कुल पूरा विश्वास है कि जो हमारे पास ये जो मटेरियल है, ये जिसके माध्यम से आपको हम ये पेश कर रहे हैं आंकड़े और जो आपके ये इतिहास की बातें पेश कर रहे हैं, ये आसानी से कहीं और जगह मिलने वाली नहीं है। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों तक पहुंचाने का आप लोगों से निवेदन है, कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।